नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटसवे और मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ द चेरी ट्री। द चेरी ट्री एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। सबसे पहले हम राइटर और ऑथर रस्किन बॉन्ड के बारे में जानेंगे। रस्किन बॉन्ड का बर्थ हुआ था 19 मई 1934 कसौली, हिमाचल प्रदेश में। अब आप रस्किन बॉन्ड का एक बहुत ही प्यारा पोर्ट्रेट इस स्लाइड में आसानी से देख पा रहे होंगे। रस्किन बॉन्ड एक इंडियन ऑथर हैं ब्रिटिश डिसेंट के। ब्रिटिश डिसेंट का मतलब होता है जब आपके माता या पिता में से कोई एक ब्रिटेन का नागरिक हो तो उसे ब्रिटिश डिसेंट कहा जाता है। रस्किन बॉन्ड को पद्मश्री, पद्म भूषण और साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा जा चुका है। रस्किन बॉन्ड के अब हम कुछ बहुत ही फेमस वर्क के बारे में बात करते हैं, जैसे द ब्लू अम्ब्रेला। द ब्लू अम्ब्रेला पे एक फिल्म भी बनाई गई है। आवर ट्री स्टिल ग्रोज इन देहरा, द रूम ऑन द रूफ इनके कुछ बहुत ही फेमस नॉवल रही हैं। इस लेसन की शुरुआत से पहले मैं आपको चेरी ट्री के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। चेरी ट्री कम तापमान वाली जगहों पर पाया जाता है और यहीं पर इसका उत्पादन भी होता है। चेरी ट्री जब ब्लॉसम करता है तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, जैसा कि आप इस फोटोग्राफ में भी देख सकते हैं। चेरी ट्री पर चेरीज लगती हैं। इन्हें हिंदी में आलू बालू कहा जाता है। यह खाने में कुछ खट्टा, कुछ मीठा और कुछ तोरा लगता है। अब हम इस लेसन के एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। यह लेसन मैं आपको बहुत ही सरल व आसान शब्दों में एक्सप्लेन करूंगा। एक दिन जब राकेश 6 साल का था तब वह मसूरी के बाजारों से चेरी खाता हुआ आ रहा था। वह कुछ खट्टी थी, कुछ मीठी थी। चेरी चटक लाल रंग की थी, जो सीधी कश्मीर की घाटियों से आई थी। राकेश हिमालय के फुटहिल्स में रहता था। फुटहिल्स का मतलब होता है तलहटी इलाके। वहां पर बहुत सारे फलों के पेड़ नहीं थे क्योंकि जमीन पथरीली थी और सर्द हवाओं ने छोटे कद के पौधों की वृद्धि को रोक दिया था। लेकिन पहाड़ों की ढलानों की तरफ बलूत यानी कि ओक और देवदार के पेड़ों का एक जंगल था। राकेश अपने दादाजी के साथ मसूरी के आउटस्कर्ट्स में रहता था। आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है बाहरी इलाके, ठीक वहां जहां से जंगल की शुरुआत होती थी। उसके माता पिता 50 मील दूर एक छोटे से गांव में रहते थे, जहां पे पहाड़ के निचली ढलानों पर संकरे सीढ़ीदार खेतों में मक्का, चावल और जौ उगाते थे। लेकिन गांव में कोई भी स्कूल नहीं था और राकेश के माता पिता यह चाहते थे कि वह स्कूल जाए। जैसे ही वह स्कूल जाने की उम्र का हुआ तो उन्होंने उसे मसूरी में दादाजी के साथ रहने के लिए भेज दिया। दादाजी एक रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर थे और कस्बे के बाहर उनके पास एक छोटा सा कॉटेज था। कॉटेज असल में देहाती इलाके में एक छोटे से घर को कहते हैं जिसके अंदर सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। राकेश उस समय स्कूल से घर की तरफ आ रहा था जब उसने चेरीज खरीदी। उसने एक गुच्छे के लिए 15 पैसे दिए। उसे घर आने में लगभग आधा घंटा लगा और जब तक वह कॉटेज में पहुंचा तब तक केवल 3 चेरीज ही बची थीं। दादाजी चेरीज खाइए, उसने कहा। जैसे ही उसने दादाजी को गार्डन में देखा, दादाजी ने एक चेरी उठाई और राकेश ने झटपट दोनों चेरीज खा ली। उसने आखिरी चेरी के बीज को कुछ देर के लिए अपने मुंह में रखा। वह अपनी जुबान से उसे तब तक घुमाता रहा जब तक उसका खट्टापन नहीं चला गया और तब उसने बीज को निकालकर अपनी हथेली पर रख दिया और उसका अध्ययन करने लगा। क्या चेरी सीड लकी होते हैं? राकेश ने पूछा। बेशक, कुछ भी लकी नहीं होता अगर तुम उसे ऐसे ही छोड़ दो। अगर तुम लक चाहते हो तो तुम्हें उसका इस्तेमाल करना होगा। भला मैं एक बीज के साथ क्या कर सकता हूँ? उसे उगा दो, दादाजी ने कहा। तो राकेश एक छोटी सी स्पेड यानी कुदाली ढूंढकर एक फ्लावर बेड तैयार करने लगा। फ्लावर बेड का मतलब होता है सेज, जिसमें फूलों को उगाया जाता है। वहां पर नहीं, वहां पर मैंने सरसों लगा कर रखी है, दादाजी ने कहा। उसे किसी छायादार कोने में लगा दो, वहां पर उसे कोई परेशानी नहीं होगी। राकेश गार्डन के कोने में चला गया। वहां पर जमीन
नर्म और उपजाऊ थी। उसे वहां पर खोदने की भी जरूरत नहीं थी। उसने सिर्फ अंगूठे से उसे मिट्टी में दबा दिया और वह अंदर तक चला गया। फिर उसने लंच खाया और दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए भाग गया और वह चेरी के बीज के बारे में सब कुछ भूल गया। जब पहाड़ों में सर्दियां थी तब एक बर्फीली ठंडी हवा का झोंका वू वू करता हुआ आया और देवदार के पेड़ों पर आकर समा गया। गार्डन सूखकर खाली हो चुका था। शाम का समय था। दादाजी और राकेश कोयले के आग के पास बैठे थे। दादाजी राकेश को कहानियां सुना रहे थे, उन लोगों की जो आदमी से जानवर में बदल गए थे, और भूतों की कहानियां जो पेड़ों पर रहते हैं, और फलियां जो उचकती हैं, पत्थर जो रोते हैं। बदले में राकेश न्यूज़पेपर पढ़ता था क्योंकि दादाजी की आंखें कमजोर हो चुकी थी। राकेश को न्यूज़पेपर पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, खासकर कहानियों के बाद, लेकिन दादाजी को हर खबर जाननी थी। वे जानते थे यह वसंत का समय था, जब जंगली बतख साइबेरिया की तरफ उत्तर में फिर से उड़ती हैं। एकदम सुबह सुबह जब वह आग के लिए लकड़ी काटने के लिए उठा, राकेश ने वी शेप का आकार देखा जो उत्तर की तरफ बहा जा रहा था, और चिड़ियाओं की आवाज घने जंगलों से, पहाड़ों की हवाओं से होते हुए उस तक सुनाई दे रही थी। एक सुबह जब वह गार्डन में एक छोटी सी टहनी उठाने के लिए झुका तो उसने आश्चर्य से यह पाया कि वह टहनी तो अच्छी तरह से जमीन में जुड़ी हुई थी। वह उसे कुछ देर के लिए निहारता रहा, फिर दौड़कर दादाजी को बुलाने गया। दादाजी आओ, देखो चेरी का ट्री बाहर निकल आया। क्या चेरी ट्री? दादाजी ने पूछा, जो उसके बारे में भूल चुके थे। वो बीज जो हमने पिछले साल लगाया था, देखो वो बाहर आ गया। राकेश अपने हॉन्चेस के बल पर बैठ गया। हॉन्चेस का मतलब होता है जांघ, जबकि दादाजी नीचे झुककर उस छोटे से पेड़ को झांकने लगे। वह लगभग 4 इंच ऊंचा था। हाँ, ये चेरी का पेड़ है, दादाजी ने कहा। अब तुम्हें इसे कभी कभार पानी डालना चाहिए। राकेश दौड़कर अंदर गया और पानी से भरी बाल्टी लेकर आ गया। इसे पानी से डुबा मत देना, दादाजी ने कहा। राकेश ने पानी का छिड़काव किया और कंकड़ पत्थर से आसपास गोला बना दिया। ये पत्थर क्यों? दादाजी ने पूछा। प्राइवेसी के लिए, राकेश ने कहा। बारिश का मौसम जब जाने ही वाला था तब उस पर कुछ पत्तियां आने लगी, और तब घास काटने वाली महिला ने चेरी ट्री को 2 भागों में काट दिया। जब दादाजी ने देखा क्या हुआ है, तब वे उस महिला के पीछे गए और उन्होंने उसे खूब डांटा, लेकिन जो नुकसान हो चुका था उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती थी। शायद वह मर जाएगा, राकेश ने कहा। हाँ शायद, दादाजी ने कहा, लेकिन जैसे चेरी ट्री ने तो ना मरने की ठान ली थी। गर्मियों का समय अब वापस आ चुका था। उस पर नई टहनियां और नरम नरम नए पत्ते आने लग गए थे। राकेश भी अब बड़ा हो गया था। अब वह 8 साल का हो गया था। एक तगड़ा, काले घुंघराले बालों और गहरी काली आंखों वाला बच्चा। दादाजी आंखों को देखकर ब्लैकबेरी बुलाया करते थे। उस बारिश के मौसम में राकेश अपने घर यानी गांव चला गया, ताकि वह अपने मम्मी पापा को पौधे लगाने, जमीन जोतने और बुवाई में मदद कर सके। वो छोटा सा था लेकिन काफी मजबूत हो गया था। जब बारिश का मौसम जाने ही वाला था तब वह दादाजी के घर वापस आ गया। उसने यह पाया कि चेरी ट्री 1 फुट बड़ा हो गया है और उसकी छाती तक आ गया है। जब बारिश गिर भी रही होती थी तब भी राकेश पौधे को कभी कभार पानी देता। वह उसे बताना चाहता था कि वह उसके पास है। एक दिन उसने एक गहरे हरे रंग का प्रेइंग मैंटिस देखा। प्रेइंग मैंटिस को हम आम भाषा में राम जी का घोड़ा कहते हैं, जो शाख पर बैठा हुआ था। वह उसे आंखें बड़ी कर कर देखने लगा। राकेश उसे वहीं रहने देना चाहता था क्योंकि वह चेरी ट्री का पहला मेहमान था, और अगला मेहमान था एक बालों वाला कैटरपिलर जो चेरी ट्री की पत्तियों को अपना खाना बना रहा था। राकेश ने उसे जल्दी से हटा दिया और उसे सूखी पत्तियों के ढेर पर गिरा दिया। चले आना जब तुम तितली बन जाओ, उसने कहा।
इस बार सर्दियां जल्दी आ गई। चेरी ट्री बर्फ के भार से थोड़ा झुक गया। वैली का रास्ता जाम हो गया था और कई दिनों तक अखबार भी नहीं आया और इस चीज ने दादाजी को चिड़चिड़ा बना दिया। अब उनकी कहानियों के अंत दुखद होने लगे। फरवरी में राकेश का जन्मदिन आता है। अब वह 9 साल का हो चुका था और चेरी ट्री 4 साल का, लेकिन वह लगभग राकेश के जितना लंबा हो गया था। एक सुबह जब सूरज उगा तब दादाजी गार्डन में पहुंच गए। चलो हाथ पैरों को धूप दिखाई जाए, उन्होंने कहा। वह चेरी ट्री के सामने रुक गए और उसे गौर से देखने लगे। फिर राकेश को आवाज लगाई, राकेश बाहर आके देखो, जल्दी आओ इससे पहले कि ये गिर जाए। राकेश और दादाजी चेरी ट्री को इस तरह देख रहे थे जैसे उसने कोई चमत्कार कर दिया हो। डाल के अंत पर एक छोटा सा गुलाबी रंग का फूल खिला था। उस साल चेरी ट्री पर ऐसे कई फूल खिले और अचानक अब ट्री राकेश से भी लंबा हो गया था, हालांकि वह उसकी आधी उम्र का भी नहीं था। राकेश अब बड़ा हो चुका था। अब वह भाग सकता था, कूद सकता था और पेड़ों पर चढ़ सकता था। वह बाकी बच्चों की तरह खूब सारी किताबें पढ़ता, लेकिन उसे अभी भी दादाजी की कहानियां सुनना पसंद थी। चेरी ट्री पर जब भी फूल खिलते तो मधुमक्खियां फूलों का अमृत पीने के लिए आ जाती और छोटी चिड़ियाएं फूलों को चोंच मार मार कर उन्हें तोड़ देती। लेकिन फिर भी पूरे वसंत में फूल खिलते रहते और उस पर हमेशा चिड़ियाओं से ज्यादा फूल हुआ करते थे। गर्मियों में पेड़ पर छोटी छोटी बेरीज लगा करती। राकेश ने एक बेरी को चखा और उसे थूक दिया। ये तो बहुत खट्टा है, उसने कहा। वे अगले साल बेहतर होंगी, दादाजी ने कहा। लेकिन वो चिड़ियाओं को खूब पसंद आती, खासकर बड़ी चिड़ियाओं को, जैसे बुलबुल और स्कारलेट मिनीविट्स। वे पत्तों पर झूलती, कभी उड़ जाती और कभी वापस आ जाती और चेरी की दावत उठाती। आपको इस स्लाइड में 2 चिड़ियाएं दिखाई दे रही हैं। पहली चिड़िया जिसके सर के ऊपर एक छोटा सा पहाड़ बना हुआ है उसे बुलबुल कहा जाता है और दूसरी चिड़िया है स्कारलेट मिनीविट जो हल्के ऑरेंज रंग की होती है। एक गर्म दोपहरी में जब मधुमक्खियां सोई हुई सी लग रही थी, राकेश दादाजी को ढूंढ रहा था। उसे पूरे घर में अपनी पसंदीदा जगहों पर भी दादाजी नहीं मिले। तब वे खिड़की के जरिए बाहर देखने लगा। उसे दादाजी दिख गए। दादाजी एक रिक्लाइनिंग चेयर पर चेरी ट्री के नीचे बैठे थे। यहाँ पर बहुत सही छांव है, दादाजी ने कहा, और मैं पत्तियों को देख रहा हूँ। ये बहुत ही प्यारी हैं और जैसी हवा आती है ये नाचने के लिए तैयार है, राकेश ने कहा। जब दादाजी अंदर आ गए तब राकेश गार्डन में जाकर पेड़ के नीचे लेट गया। वह पत्तियों को और नीले आसमान को निहारने लगा। वह अपने बगल में पहाड़ों को बादलों में छलांग लगाते हुए देख रहा था। वह अब भी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। जब शाम की छाया पूरे बगीचे में फैल गई, दादाजी वापस आए और राकेश के पास आकर बैठ गए। वे शांति से अंधेरे होने का इंतजार करने लगे। राकेश ने कहा, जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, इस पेड़ में ऐसा क्या खास है, हम इसे तब पसंद क्यों करते हैं? हमने इसे खुद लगाया है, दादाजी ने कहा, इसलिए यह खास है। सिर्फ एक छोटा सा बीज? और उसने बड़े हो चुके पेड़ की चिकनी छाल को छूते हुए कहा। उसने अपने हाथ को पेड़ के तने के ऊपर चलाया और अपनी उंगलियों को एक पत्ते की नोक पर रख दिया। मुझे आश्चर्य होता है, उसने दबी आवाज में कहा। क्या यही भगवान होने का एहसास है? दोस्तों, ये था इस पूरे लेसन का एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ ज़रूर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।